आदरणीय सदन के सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि जी है वो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से हैं, आशीष जी सिंघल। गाय माता उपयोगी कैसे बने और हमारी गौशाला आत्मनिर्भर कैसे बने, इस विषय पर आज हमारे आशीष जी हमको मार्गदर्शन देंगे। उन्होंने एक ऐसी औषधि निर्माण की है गाय माता के गौमूत्र से, जो 27 रोगों को ठीक करती है। किसी भी मानव को हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती जीवन भर, यदि हम उसका उपयोग करते रहें तो। इसी औषधि के बारे में भी वो हमको जानकारी देंगे। तो आशीष जी, आप सादर आमंत्रित है सदन पर। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। बहन प्रियंका का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने योग कराया और आपने बोला कि आप उम्र में छोटी हैं। गुरु जो है उम्र से नहीं कर्म से होता है, और मैं आपके उसको अभिनंदन करता हूँ। सबको आपने मार्गदर्शन दिया, बहुत अच्छे से योगा कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थोड़ा सा जस्ट मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गाजियाबाद से आशीष सिंघल हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और आर्ट ऑफ लिविंग से प्राकृतिक खेती का मैं टीचर भी हूँ। तो आज का विषय जो है वो है देसी गौ माता को कैसे बचाएं, आत्मनिर्भर गौशाला कैसे बनाएं। लेकिन ये करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये करना क्यों जरूरी है, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना क्यों जरूरी है, गौ माता को बचाना क्यों जरूरी है। ये पहले हमें जान लेना है। कोई भी हम कार्य करें तो उसका हमको अगर ये ज्ञान हो जाए, ये आभास हो जाए कि कार्य महत्वपूर्ण क्यों है, तो वो कार्य के प्रति हमारा रुझान भी और करने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। ये सत्र योग और आहार पे है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सुना भी है, जानते भी हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो आहार और खाने का हमारा जो प्रभाव मन पर पड़ता है बहुत अत्यधिक है, और ना केवल मन पर, ये धन मन तन तीनों पे ही पड़ता है। मन पे तो हम जानते ही हैं, कैसा भी हम भोजन करते हैं उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। तन पर भी हम जानते हैं, कुछ हम गलत खाते हैं बीमार पड़ते हैं। और तीनों, उन दोनों के मारे हमारा धन पे कैसे प्रभाव पड़ता है ये भी हम समझ सकते हैं। अब जो है हमारा जो भोजन है वो दूषित क्यों हो गया है। पिछले 50-60 सालों में जब से हरित क्रांति आई है, तब से ही केमिकल फार्मिंग की तरफ पूरा रुझान हो गया। उससे पहले सारी खेती जो है गौ आधारित खेती होती थी, और जो भोजन मिलता था वो अमृत समान होता था। लेकिन जब से कि केमिकल का यूज होना शुरू हुआ है, भोजन भी दूषित हुआ है, हमारी धरती माँ भी दूषित हुई है, और उसका प्रभाव हम आपदाओं में भी देख रहे हैं। आज की स्थिति में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे भूजल की समस्या के लें, चाहे सूखे की लें, चाहे बाढ़ की लें, ये सारी की सारी केमिकल फार्मिंग की देन है। अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है। उसका कारण भी यही है कि धरती जो है हमारी ठोस होती चली जा रही है। और अभी पीछे जो है गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने हरियाणा का अपना फार्म का एक वीडियो शेयर किया था। उन्होंने दिखाया कि आजू बाजू के खेतों में बहुत सारा जल खड़ा हुआ है, लेकिन उनके खेत में जरा सा भी जल नहीं था। उसका उन्होंने जो कारण बताया वो ये था कि वहां पे वो गौ आधारित खेती कर रहे हैं, और उनके फार्म में करीब 4 से 5 लाख केचुए आ गए हैं। और हर एक केचुआ जो है 10-10 फुट गहरे होल कर देता है, एक बार आने में एक बार जाने में। जो जितनी भी बारिश हुई वो सारा जल जो है धरती माँ में चला गया। इससे देखिए जो भूजल की समस्या है कितनी हद तक उसका समाधान मिल जाता है, और वो भी बगैर कुछ पैसा खर्च करे। दूसरा देखें, फसल खड़ी हुई खराब नहीं हुई क्योंकि जल पूरा नीचे चला गया। अब मान लीजिए कभी बारिश नहीं भी हुई तो भूजल में इतनी पानी रहेगा कि वहां पे कभी भी सूखे का हमको नहीं मुंह देखना पड़ेगा।
तो देखा हमने कि सारी भी जो समस्याएँ हैं, उसका समाधान केवल और केवल देसी गौ माता पर है। अब जब समाधान देसी गौ माता पर है, तो उनको बचाना कितना अनिवार्य है। अगर धरती बचानी है, वो भी देसी गाय से बचेगी। अगर पर्यावरण बचाना है, वह भी देसी गाय से बचेगा। अगर जल बचाना है, वह भी देसी गाय से बचेगा। हमको अपना शरीर बचाना है, सेहत बचानी है, वह भी देसी गाय से ही बचेगी। तो इसकी महत्वपूर्ण इस मारे इतना हो जाता है देसी गाय को बचाना। अब अगर आंकड़े देखें, तो आज़ादी के समय देसी गाय लगभग 90 करोड़ थी और हम 30 करोड़ थे। औसतन हम सबके पास 3-3 देसी गाय थी, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। हम करीब 140 करोड़ हो रहे हैं और देसी गाय मात्र 9 करोड़ रह गई हैं। आप किसी भी गाँव में जाएँ, कहीं भी जाएँ तो आप पाएँगे कि दूर-दूर तक आपको देसी गाय देखने को भी नहीं मिल रही है। देखने को क्यों नहीं मिल रही है? अब उस पे थोड़ा अगर विचार करें, क्योंकि हमारा जो है पूरा का पूरा ध्यान दूध पर हो गया। ना तो गोबर पे ना गौमूत्र पे हमने उसकी महत्वपूर्णता को समझा, केवल दूध पर समझा। और जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी मिल्किंग के रेट की पॉलिसी है, वो फैट बेस्ड है। तो देसी गाय के दूध का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है। भैंस के दूध का रेट ज़्यादा है, देसी गाय के दूध के कंपैरिज़न में। वो बात अलग है कि वो गुणवत्ता में ज़्यादा है, लेकिन जो प्राइसिंग पॉलिसी है, वो फैट के हिसाब से है। मैं भी पिछले 8-9 साल से गौशाला चला रहा हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि कितनी ज़्यादा उसमें कठिनाई या चैलेंजेस हैं, क्योंकि दूध के भरोसे गौशाला कभी भी नहीं चल सकती। दूसरा जो है, दान या अनुदान से हम कितने दिन तक चलाएँगे? वो तो एक आईसीयू की तरह है। आपने वेंटिलेटर पर चला रखा है, आपने ऑक्सीजन पर चला रखा है। जितना जब दान अनुदान बंद तो गौशाला बिल्कुल बंद हो जाएँगी। और ये गाय खत्म क्यों हुई? गाय सड़क पे कौन-सी आ रही हैं? गाय सड़क पर वही आ रही हैं, जो दूध नहीं दे रही हैं। और सड़क पर आने के बाद या तो वो घायल होके अस्पताल में पहुँच रही हैं या कत्लखाने पहुँच रही हैं या सड़कों पर ही बेचारी दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। ये हमारी उसकी कमी है, सोच की कमी है या हमारे नॉलेज की कमी है कि हम ये नहीं समझ पाए कि उनका जो उपयोग है गोबर और गौमूत्र में कितना ज़्यादा है। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि गोबर में माँ लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी का वास है। जो आयुर्वेद के भगवान हैं, वो गौमूत्र में हैं और माँ लक्ष्मी का गोबर में वास है। अब इसको थोड़ा-सा आज के परिप्रेक्ष्य में अगर समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों कहा गया? अब गोबर और गौमूत्र से यदि खेती होगी, तो फसल भी अच्छी होगी और हम रोग मुक्त भी रहेंगे और अपने आप ही हमें माँ लक्ष्मी प्राप्त होंगी। गौमूत्र से हम अपनी सेहत ठीक करेंगे, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और इस मारे भी हमारा धन जो है बचेगा। तो अब ये सवाल आता है कि ऐसा हम क्या करें कि गौशाला जो है आत्मनिर्भर केवल आत्मनिर्भर ही ना हो, बल्कि जो भी गाय रख रहा है उसकी उसमें आमदनी भी हो। अब आप ये समझिए कितना पैसा एक किसान अपना जो है फर्टिलाइज़र में और पेस्टिसाइड में खर्च कर देता है, जबकि यदि उसके घर में गाय हो, तो गोबर और गौमूत्र में से ही जो है उसकी खेती संपूर्ण रूप से हो जाएगी और जो बाकी चीज़ें हैं, वह बना सकता है। तो यदि आप लोग थोड़ा वीडियो ऑन करें, तो वार्तालाप करने में अच्छा भी लगेगा और आप देख भी पाएँगे अच्छे से प्रोडक्ट्स मैं कुछ आपको अगर दिखाना चाहूँ। तो शायद आप लोग ने देखा हो, ना देखा हो, तो ये गौकास्ट कहलाता है। ये देसी गाय के गोबर से निर्मित एक 50-60 हज़ार रुपए की मशीन आती है, उससे ये बन जाता है। इसका आईआईटी दिल्ली तक में स्टडी हुआ और ये बहुत ही उपयोगी पाया गया कैलोरीफिक वैल्यू के उसमें। तो जितनी भी फर्नेसेस हैं या जितने भी
हमारे क्रिमेशन ग्राउंड हैं, उनमें इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, क्योंकि एक क्रिमेशन में हम लगभग 2 पेड़ों को जला देते हैं और उसकी राख से नदी भी प्रदूषित हो जाती है। बल्कि जब गौकाश से अगर क्रिमेशन होगा, तो इसकी राख जो है नदियों को शुद्ध करेगी, क्योंकि हमने इसका भी परीक्षण कराया। आपको जान के शायद हैरानी हो, इसकी राख में भी सोना-चांदी तक है, सारे मिनरल्स हैं। बहुत ये मतलब इसकी राख अपने आप में एक औषधि है। इसके अलावा जो है, ये भी हमारा भारत में एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी हैं, पीएचडी केमिस्ट्री। उन्होंने इस पे कई साल परीक्षण करके ये ईंट बना दी है देसी गाय के गोबर से। और इसका फ़ायदा क्या है कि ये इतनी इंसुलेटिंग है, इसको यदि हम लगा दें तो 8 से 10 डिग्री हमारा घर ठंडा रहता है और एसी का उपयोग, कूलर का उपयोग भी कम हो जाता है। उसके अलावा ये सारे रेडिएशंस को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। आज की डेट में हम देख रहे हैं, पूरा हम वाई-फाई चार्ज्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं। जो चीज़ दिखती नहीं वो ज़्यादा नुकसान देती है और जो चीज़ दिखती नहीं उसी की तलाश हम सब कर रहे हैं। वायरस ने, कोरोना ने हमको बता दिया कि ये कितना सच्चे है। इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है ये अपने जितने भी रेडिएशंस हैं, वायरस से भी ज़्यादा सूक्ष्म है और हम वाई-फाई चार्ज्ड एनवायरनमेंट में पूरे दिन अपने को रखते हैं। तो ये किस स्तर पर हमारी सेहत पर नुकसान कर रहा है, इसका शायद अभी हमको आभास भी नहीं हो रहा होगा। लेकिन ये ज़रूरत भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका उपयोग बंद कर दें, लेकिन उससे अपने आप को कैसे बचा के रखें, उस पे हमको अवश्य सोचना चाहिए। तो इसका वैदिक प्लास्टर भी बन रहा है देसी काऊ डंग का, इसका पेंट भी बन रहा है। माननीय मंत्री गडकरी जी ने इसके बारे में काफ़ी बताया है। तो इन सारी चीज़ों का जब हम उपयोग करते हैं, तो ना केवल हम गौ माता को बचाने में अपना सहयोग देते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी सेहत ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा जो है फ्लोर क्लीनर भी बन जाता है गोनाइल, गौमूत्र से। गोबर की बात कर रहे थे, तो ये देखिए ये साबुन बन जाएगा। कितना हम केमिकल लगाते हैं, जो हमारी त्वचा है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो जो कुछ भी हम उस पे लगाते हैं, हम ये ना समझें कि हमारा शरीर केवल मुँह से खाता है, शरीर से त्वचा से भी खाता है। जो चीज़ हम त्वचा में लगाते हैं, वह भी शरीर खाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम त्वचा पे क्या लगा रहे हैं, केमिकल लगा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ लगा रहे हैं जिसका हमको लाभ मिलेगा। गौमूत्र से अगर बताऊँ तो गोनाइल जैसे फ्लोर क्लीनर, ये जो है पूरा गौमूत्र से ही जो है शैम्पू बना हुआ है। अभी जितना हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बायोटिन, B7, विटामिन B7, ये इसमें प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। इसमें सारे के सारे एसेंशियल मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, शिलाजीत है, यहाँ तक कि सोना-चांदी है। 1 लीटर गौमूत्र में 9 मिलीग्राम सोना मिला और करीब 3 से 4 मिलीग्राम चांदी मिली। उसके अलावा शिलाजीत है, यूरोकाइनेज है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिसके हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसको लेने की ज़रा भी आवश्यकता ना पड़े, ये अपने आप में पूर्ण कर देता है। और अच्छी बात ये है कि ये जिस फ़ॉर्म में अवेलेबल है, इसको नैनो फ़ॉर्म में बोला जाता है, क्योंकि ये किडनी से फ़िल्टर होके आ रहा है। तो इसका जो साइज़ है सारी चीज़ों का नैनो साइज़ है। नैनो मेडिसिन पे तो आज की डेट में भी रिसर्च चल रही है, जो गौ माता हमको बिना किसी उसके ही प्रदान कर देती है। अभी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट के बारे में चर्चा हो रही थी, वो है, ये भी हमारे भारत में पेटेंट हो चुका है। डॉक्टर राकेश चंद अग्रवाल जी हैं, ये पीएचडी केमिस्ट्री हैं आईआईटी मुंबई से 1973 के। उन्होंने गौमूत्र पे 2 साल शोध किया, उनके 300 सैंपल फेल हुए। उसके बाद उन्होंने ये प्रोडक्ट निकाला है, जिसका नाम रखा है संजीवनी रस। ये रॉ गौमूत्र को ही प्रिज़र्व कर दिया है नेचुरली और फ्लेवराइज़्ड कर दिया है। तो यदि आप किसी को ना बताएँ, तो उसको ये पता भी नहीं लगेगा कि ये गौमूत्र है। ये इस फ़ॉर्म में आ गया। तो गौमूत्र के बारे में शास्त्रों में बहुत लिखा है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, लेकिन दिक्कत केवल एक थी कि इसको पिया कैसे जाए। तो एक
उसका जो सॉल्यूशन निकाला गया वो था कि अर्क बना लिया जाए। वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन उसके साथ कुछ अपनी प्रॉब्लम ये है कि जो उसको हम हीट करके बनाते हैं, और जैसे ही हम हीट करते हैं, स्टीम करते हैं, तो कुछ तत्व उसमें नष्ट हो जाते हैं। जैसे सारे एंजाइम्स हैं वो 50-60 डिग्री पे नष्ट हो जाएंगे। जैसे सोना चांदी है, वो 100 डिग्री पे स्टीम फॉर्म में आके नहीं आ सकता अर्क में। तो हमने अर्क का भी टेस्ट कराया, तो उसमें जैसे 1 मिलीग्राम मिला, ट्रेसेस में है। इसमें पूर्ण रूप से है जो कि रॉ फॉर्म में होता है, और हमारे शास्त्रों में भी रॉ गौमूत्र का ही वर्णन है। पहले लेना क्यों आसान था, क्योंकि हर घर में गाय होती थी, तो आपको लेना में जरा भी कठिनाई नहीं थी। अब यदि आपको 2, 4, 5, 10 किलोमीटर दूर जाना है, गौमूत्र इकट्ठा करके ला के देना है पेशेंट को, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रह गया, और इसकी लाइफ कुछ घंटे होती है, तो इसको उसके बाद लेना सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये शोध करके जो बना दिया इसका, तो इसके जो हमको परिणाम मिले वो भी बहुत चौंकाने वाले थे। जैसा कि हमारे उसमें लिखा है शास्त्रों में, रूबरू वैसा ही उसके परिणाम मिल रहे। चाहे तो वो कैंसर के पेशेंट हों, चाहे वो टीबी के पेशेंट हों, चाहे वो अस्थमा के पेशेंट हों, चाहे वो डायबिटीज के पेशेंट हों, चाहे वो लीवर के पेशेंट हों, चाहे वो किडनी के पेशेंट हों। हर प्रकार के रोगों में ये अपना असर दिखा रहा है और काम इसका दिख रहा है। एक 82 साल की लेडी थी, उनको इंटेस्टाइन का कैंसर हुआ, और स्टूल से उनको ब्लड जा रहा था, ना खा पा रही थी, ना उठ बैठ पा रही थी। तो उनके पुत्र ने ये देना शुरू करा, क्योंकि ऑपरेशन उस एज में उन्होंने कराना उचित नहीं समझा, और मात्र 3 से 4 दिन में उनका ब्लीडिंग बंद हो गया। 4 हफ्ते में वो खाने लग गई, उठ बैठने लगी, अपने आप वॉशरूम जाने लगी। तो कुछ-कुछ मैं आपसे शेयर इस मारे कर रहा हूँ कि आप ये जान सकें कि इसमें कितनी ज़्यादा इसमें शक्ति है, और ये हर प्रकार की बीमारी में काम कर रहा है। और ये संजीवनी जो है केवल हमारे लिए नहीं है, इसका नाम अगर देखें तो इस संजीवनी साबित होगी गौशाला के लिए, संजीवनी साबित होगी धरती माँ के लिए, संजीवनी साबित होगी किसानों के लिए। हर प्रकार से ये संजीवनी साबित होने वाली है, क्योंकि अभी हम जय किसान का भी नारा लगा रहे थे, लेकिन किसान की जय कब होगी? किसान की जय तब होगी, किसान खुशहाल तब होगा जब उसको कुछ पैसे बचेंगे। अभी की स्थिति में उसकी जो फार्मिंग की कॉस्ट है, हर साल बढ़ती जा रही है। हर साल उसको केमिकल का लोड बढ़ता जा रहा है, हर साल उसका पेस्टिसाइड का लोड बढ़ता जा रहा है, हर साल उसका बीज का खर्चा है, हर साल उसको पानी इतना लगाना पड़ता है क्योंकि ज़मीन सख्त हो गई। तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, तो या तो वो शहर की तरफ भागता है या खुदकुशी करने की तरफ भागता है। उसके पास कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं। लेकिन यदि गाय बच गई, तो किसान भी बच जाएँगे, धरती भी बच जाएगी, अनाज भी बच जाएगा, और हम सब भी बच जाएँगे। तो मेरा तो ये टॉपिक इतना विस्तार है कि इस पे बहुत समय तक चर्चा की जा सकती है, बट मुझको 7:30 तक का समय बताया गया था। मैंने उसमें अपना जो कुछ मेरे को शेयर करना था, मैंने कोशिश करी उसको कम समय में जितना आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँ। बाकी आपके जो सवाल हों, वो आप कृपया मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी मेरे को ज्ञान होगा मैं आपके साथ अवश्य शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं मुनीलाल यादव, जनसेवक टीकमगढ़, राज्य प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश से आपको प्रणाम करता हूँ, नमन और वंदन करता हूँ। गौ माता की रक्षा आपने जो आज मार्गदर्शन दिया है युगार कार्यक्रम के 851 दिन, हम 850 दिन से लगातार चीफ गेस्ट के माध्यम से और योग शिक्षक को सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, और इसके बाद हम गाय रक्षा, समाज विचिंतन, जैविक प्राकृतिक खेती और हमारा किसान और नागरिक समृद्ध कैसे बने, स्वस्थ कैसे बने, इन विषयों पर चर्चा होती है। संजीवनी के बारे में, संजीवनी रस के बारे में अभी एक वेबिनार हुई थी मकर संक्रांति, उसमें शिवरात्रि को, उसमें शायद आप थे और हमारे आदरणीय रमेश अग्रवाल जी थे, आदरणीय पवन कुमार सर ने वो हमें लिंक दी थी, तो हम लोग जुड़े थे। बहुत इसके लिए बहुत लोगों का डिमांड भी आया था कि आदरणीय रमेश जी से संवाद हो जाए, हमें संजीवनी रस उपलब्ध हो जाए।
लेकिन वो उनका संपर्क नहीं हो पाया था उनसे। तो आज हम निवेदन करते हैं कि जो आपने बताया, अभी पाइल्स के लिए आपने बताया कि 3-4 दिन में आराम हुआ है, किसी ने उपयोग किया है। थोड़ा सा इसके बारे में बताने का कष्ट करें। अभी हमारे जयपुर से एक हमारे बहन है हमारे मित्र की, उनके हस्बैंड को इसकी बहुत ज्यादा शिकायत है, बहुत परेशान है वो, पाइल्स की शिकायत है। तो उसमें संजीवनी रस का कहाँ कैसा प्रयोग करना है और क्या करना है, इसके बारे में बताने का कष्ट करें। देखिए, जिसको भी कोई यदि प्रॉब्लम नहीं है तो एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हम जो है 20 ml 4 से 5 गुना पानी में खाली पेट एक बार सवेरे ले लें, वो अपने आप में सफिशिएंट है। क्योंकि भोजन से हमको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर हम टेस्ट कराएं तो सबको है, चाहे तो कोई विटामिन की मिलेगी, किसी मिनरल की मिलेगी, तो इससे उसकी हमारी जो है पूर्ण हो जाते हैं। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम उनको रिकमेंड करते हैं अपने बॉडी के वेट के हिसाब से। मान लीजिए 50 किलो वजन है तो 25-25 ml 4 से 5 गुना पानी में सवेरे शाम लें। 60 किलो वजन है तो 30-30 ml। तो जितना वजन है उतना ml 2 बार में करके सवेरे शाम में उसको लें, 4 से 5 गुना पानी मिला के। तो पाइल्स में भी इसका अच्छा असर है। और यहाँ तक मैं बताऊं, यूरिनरी इन्फेक्शन में भी एक लेडी थी करीब 72-75 साल की, तो उन्होंने, उनके बेटे ने मेरे को रिपोर्ट भेजी, तो जो बैक्टीरिया का टेस्ट कराया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था वो, हर तरह के एंटीबायोटिक पे रेजिस्टेंट था। 5 ग्रुप की एंटीबायोटिक पे टेस्ट करा उसको, उस बैक्टीरिया को। एक होता है ग्रुप यू, जो केवल और केवल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक है, उस तक में जो है वो रेजिस्टेंट पाया गया, मतलब उस पर दवाई असर नहीं कर रही थी उस बैक्टीरिया पे। लेकिन कुछ ही दिन के सेवन के बाद, इसके करीब 3 से 4 हफ्ते बाद, उनका ये बैक्टीरिया भी खत्म हो गया। तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं उस तक पे ये बहुत अच्छा अपना कार्य दिखा रहा है। इसी तरह से जैसे मैं टीबी का बता रहा था, टीबी भी कई प्रकार की है। एक टीबी है, एक एमडीआर टीबी है, एक एक्सडीआर टीबी है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तो वो केस था प्री एक्सडीआर का, जिसकी बहुत कम मेडिसिन उपलब्ध हैं और कारगर होती हैं, लेकिन उसमें भी 4 महीने में वह स्वस्थ हुआ। साथ में जो मेडिसिन ले रहे थे हमने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, वो जो ले रहे थे उसके साथ में जब इसको लिया तो 4 महीने में उनका प्री एक्सडीआर टीबी केस भी ठीक हुआ है। तो पाइल्स में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। और उसके साथ में यदि वे सवेरे 1 चम्मच देसी गाय का घी लेंगे पहले, उसके पश्चात ये लेंगे, तो और भी अच्छा असर रहेगा। सदन में हमारे भाई बहनों के सवाल निश्चित आएंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण संजीवनी रस के ऊपर अपने जो अपना संवाद किया है। डॉक्टर किशोर दुबे जी, अपना परिचय के साथ हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। सर, मैं डॉक्टर किशोर दुबे महाराष्ट्र से हूँ जी। मुख्य अतिथि जी ने जो एक नया ब्यौरा दिया है गोमूत्र और गोबर के यूटिलिटी का, सर मेरे 2 पहलू है। एक तो आपने संजीवनी और बाकी जो प्रोडक्ट्स बोले हैं उसकी अवेलेबिलिटी और यूटिलिटी, जैसा बीमारियों के बारे में आपने तो बोला है, तो कौन से मेजर इस पे होता है और खेती के लिए वैसा यूटिलाइजेशन कैसे होता है, ये एक बिंदु उस पर प्रकाश डालिए। और जैसा कि आपका परिचय में आपने बताया गया है कि भाई आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग भी देते हैं और शिक्षक हो, तो आपका जो अध्ययन है उसके हिसाब से खेती में पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स, इसका कंट्रोल करने के क्या तौर तरीके या नए आविष्कार आपके पास में है जो आसानी से किसानों को उपलब्ध हो सकते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद जी। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा वे ऑफ लाइफ बोले, है ना जी, वही हमारा वे ऑफ फार्मिंग है। हम किसी को भी मारने में विश्वास नहीं रखते पहले तो, है ना, यही हमारा धर्म भी बोलता है। तो हमने ये एक तो मान लिया
कि जितने भी कीड़े हैं, कीटनाशक हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, जबकि रियलिटी ये है कि उसमें से मात्र 10% ही हमको हानि पहुंचाएंगे, 90% हमारे मित्र हैं। अब जैसे हमने केचुए मार दिए यूरिया यूज करके, केचुए हमारे इतने बड़े मित्र हैं। इसी प्रकार से जितने भी हैं, अब ये आप देखिए, जो हनी बीज हैं वो आनी बंद हो गई, पॉलिनेशन कम हो गया, क्योंकि जो है हमने ऊपर छिड़काव चालू कर दिया। इसी प्रकार से जो कीड़े हैं वे भी वेजिटेरियन कीड़े भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन कीड़े भी होते हैं। अब जब जो नॉन वेजिटेरियन कीड़े हैं वो आपके मित्र हैं, वो जो है वेजिटेरियन कीड़े को ही खाएंगे, आपको उसको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे ही जो है, जो हम खरपतवार बोलते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। हमें यदि थोड़ा सा भी कभी ये लगे कि हम क्या गलत कर रहे हैं, यदि हम जंगलों में जाएं, वहां की उपज देखें, ना तो हम वहां पे कुछ छिड़काव करने जा रहे हैं, ना हम वहां पे कुछ फर्टिलाइजर डालने जा रहे हैं, लेकिन वहां की जो वो है पेड़ पौधे हैं, उनकी आप सेहत देखिए। क्योंकि जो चीज प्रकृति में है, वो उसको हम बैलेंस बिगाड़ने से ही सारी दिक्कत है। तो देश अभी इस पे देसी गाय सबसे पहले जोर क्यों है, क्योंकि किसानों को यदि हम ट्रेनिंग भी दें, बोले भी, उसका आधार देसी गाय है, और अभी दूर दूर तक गाँवों में देसी गाय है ही नहीं। तो सबसे पहले देसी गाय पहुंचे, सबसे पहले गोबर गौमूत्र के प्रोडक्ट्स ऐसे बिकने शुरू हो जाएं जिससे कि किसान से गोबर गौमूत्र परचेस किया जा सके, हर घर में देसी गाय पहुंचाई जा सके। उसके बाद अगला स्टेप है नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को अगर सही प्रोसेस वाइज नहीं फॉलो करेंगे तो फेल हो जाएगी। पहले हम ये करना चाहेंगे, वो चीज तैयार नहीं है तो नहीं होगा। पहले देसी गाय बचाएं, देसी गाय बचाने के बाद प्राकृतिक खेती आती है। प्राकृतिक खेती देसी गाय के बगैर नहीं हो सकती, देसी गाय बगैर गोबर गौमूत्र के नहीं हो सकती, अगर उसका हम उपयोग ना करें। तो उसका जो है अलग से पूरा सेशन रहता है, हम ट्रेनिंग्स देते हैं, जिसमें कि उनको बताते हैं गोबर से कैसे उनको जीवामृत, घन जीवामृत या उस टाइप से नीमास्त्र है कीड़ों के लिए कब उपयोग करना है, सारी चीज उसमें बताई जाती है और उनको खड़े होकर ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि वहां पर पहले गांव में देसी गाय पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसके बारे में जो आप जानना चाह रहे थे, संजीवनी रस के बारे में, तो मैंने जैसे शेयर किया कि शायद ही कोई ऐसी बीमारी अभी सामने आई हो जिसमें काम ना कर रहा हो। हर प्रकार की बीमारी में अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो ये कॉन्स्टिपेशन पे भी काम किया है और डिसेंट्री पे भी काम किया है, क्योंकि इसमें एक अपनी प्राण ऊर्जा है। तो हमारा शरीर उससे वही चीज लेता है जो उसको आवश्यकता होती है। ये एक संपूर्ण इसमें सब चीज है। जब इसमें भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के भगवान है उसका वास बताया गया है, इससे तो मैं यही समझा कि हर बीमारी का इलाज इसमें उपलब्ध है। जी जी बहुत सुंदर, आपका मार्गदर्शन मिला, डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब मिला सर। और ये संजीवनी रस कितने कहाँ कैसे उपलब्ध होगा ये भी बताने का कष्ट करें। देखिए अभी करीब देश भर में 30 गौशाला सवाल में के बना। साथ हाँ जी, कहाँ, ये मैं यही कहने वाला था कि ये संजीवनी रस कहाँ बन रहा है और कैसे बनता है, हाँ और कहाँ कैसे उपलब्ध होगा। इस सवाल के साथ मैं जी आगे बुलाऊंगा मैं जी सर। जी डॉक्टर साहब का कोई अभी पूरा सवाल नहीं हुआ है, तो जी 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 डॉक्टर साहब पूरा सवाल करें, अपना पूरा बात करें। जी धन्यवाद। हाँ, मुख्य अतिथि जी, आपने जनरलाइज तो बोल दिया कि नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र बाकी जो है वो तो इस सदन में तो कई बार चर्चा हुई है। मैं जो जानना चाहता हूँ हमारे सदन के लिए कि आपने नैनो टेक्नोलॉजी के जो कुछ निर्माण होते हैं
नैनो आयंस निर्माण होते हैं, उसके माध्यम से कुछ खरपतवार के लिए या कीट नियंत्रण के लिए क्या फार्मूले निकाले हैं और क्या प्रोसेसेस निकाली है, उसके बारे में बताइए। आप संक्षेप में बताया तो भी चलेगा। और दूसरा जो बिंदु है कि वो रिसर्च से रिलेटेड है। आपने जो 2-3 बार अनुसंधान का काम का उल्लेख किया है कि क्यों ना हम इस तरह की कुछ व्यवस्था इसे बना सके, मतलब आज के इंडियन परिप्रेक्ष्य में, कि जो गोमूत्र में या गोबर में जो भी जीवाणु मिल रहे हैं, वो जीवाणु दूसरे मीडिया पे, चाहे वो प्लांट बेस्ड मीडिया हो, मिक्स मीडिया हो, उसके मीडिया पे यदि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो निश्चित रूप से एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा। क्योंकि गाय गोपालन करना और वो करना वो एक अलग बहुत महत्व का विषय है, लेकिन उसमें जो मर्यादाएं आ रही है तो उसका एक अल्टरनेटिव यदि रिसर्च के माध्यम से कि वो जीवाणु को ही हम दूसरे मीडिया पे मल्टीप्लाई करें और उसके माध्यम से अवेलेबिलिटी कर दे, तो इस पर भी अगर कुछ हुआ है या नहीं हुआ है या उस दिशा में अगर कुछ किया जा सकता है तो अच्छी बात होगी। धन्यवाद जी। ऐसा है, मैं आपको अगर थोड़ा संक्षेप में बताऊं तो यदि हम ये सोचते हैं कि हमको कोई देसी गाय का विकल्प मिल रहा है या मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वह अभी ही उसमें संभव है। कारण अब ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि सेम भोजन हम भैंस को भी करा रहे हैं, सेम भोजन हम एचएफ जर्सी को भी करा रहे हैं। फिर ऐसा क्या है कि इनके गौमूत्र में, इनके गोबर की राख में सोना चांदी है, जो कि भैंस के गोबर में नहीं है, एचएफ जर्सी के उसमें नहीं है। इसमें सूर्य केतु नाड़ी है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि उसमें सोना चांदी आखिर कहाँ से आ गया। इसमें 5100 कंपाउंड हैं गौमूत्र में, और ये प्रकृति की ये देन है। देखिए विज्ञान क्या है, जो हम जान गए वो विज्ञान है, लेकिन उसके परे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं। और जो चीज हमारे पास उपलब्ध है, अभी रिसर्च हम करते रहें, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस ये है कि गौ आधारित खेती, हम वापस से रिसर्च तो वो चीज करें जो चीज पहले उपलब्ध ना हो। हमारे पूर्वज गौ आधारित खेती करते रहे हैं, हमारे पूर्वज स्वस्थ रहे हैं। अभी बीमारी का जो जोर है, जो चला है, वो 2 रेवोल्यूशन उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, एक ग्रीन रेवोल्यूशन, एक व्हाइट रेवोल्यूशन, और दोनों में ही गाय पर आघात हुआ है। तो ये हमारे तो समझ में आ गया है, इसका सलूशन केवल और केवल गौ आधारित खेती है। दूसरी चीजों, अभी तो दूध भी प्लांट बेस्ड और नट बेस्ड बनाया जा रहा है। आदमी ने जहां भी अपनी बुद्धि लगा के प्रकृति का विकल्प ढूंढने की कोशिश करी है, वहीं पे प्रलय हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि विज्ञान गलत है, लेकिन जो चीज प्रकृति का विकल्प कुछ नहीं है, उसको मान लेना, जान लेना, जितना हम जान पाए वही मुझे लगता है उसका उत्तर है। और रही बात, आपने जो कीटनाशक या उसकी बात कर रहे हैं कि उसको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, मैंने जैसे शेयर किया, हम बैलेंस बनाने में विश्वास रखते हैं, जो हमारा मूल आधार है। प्रकृति का जो बैलेंस है उसको मिटा दें, प्रकृति का उसके ऊपर सारे उसके जवाब हैं। हम जो है वापस से जो नेचुरल कीड़े मकोड़े हैं उनको लाना चाहते हैं। अब आप ये जानते ही होंगे कि 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 से 500 करोड़ माइक्रोब्स हैं, और इस टाइप के बैक्टीरिया हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेके पेड़ को देते हैं। अब उसका विकल्प आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन इतना आसान विकल्प जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, केवल आपको एक देसी गाय रखनी है, उससे एक देसी गाय से 6 से 7 एकड़ आप खेती कर सकते हैं। तो जीरो बजट फार्मिंग की जो बात करते हैं, बगैर किसी खर्चे के, और ये पूर्वज अपने करते आ रहे हैं, इसको केवल वापस से रिवाइव करने की आवश्यकता है। बाकी जो रिसर्च है वो चलती रहेगी। हमारा जो अभी फोकस है वो पुरानी चीज को वापस लाना है। हमारा नए विषय पे रिसर्च का कोई अभी ना तो टॉपिक है ना फोकस है। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय। हमारे बीच में भारत के विभिन्न राज्यों से हमारे किसान भाई जुड़े हैं और राज्य
प्रभारी जुड़े हैं, वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यवहार में रोज जुड़ते हैं। अभिमन्यु जी ने हैंड रेज किया है, तो पहले उनको सुनते हैं, फिर हम उनको आमंत्रित करेंगे। झारखंड से हमारे राज्य प्रभारी करमपुरी जी भी जुड़े हुए हैं, और अन्य अन्य राज्यों से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वो बात करेंगे आपसे। पहले अभिमन्यु जी आप अपना संवाद करें। आवाज पहुंच रही हो तो आप सादरा मानिए। जी, सदन के सभी सदस्यों को नमस्कार। नमस्कार। सबको नमस्कार। अपना परिचय सर दें मैं आप, ये परिचय जानना दें। चाह रहा हूँ कि अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने अभी एक बात बताया था कि गौमूत्र से अगर यूरिन इन्फेक्शन भी अगर किसी को होता है तो उसका भी इलाज संभव है इससे। तो क्या अगर यूरिन के साथ अगर जिनका ब्लड आ रहा हो तो उसका भी इसके साथ में इलाज संभव है कि वो रुक जाएगा ब्लड आना? बस मेरा यही एक सवाल है। देखिए, बहुत जी, जगह इसका हमको परिणाम मिले हैं, हर तरह के उसमें इसने काम किया है। जैसे स्टूल में ब्लड की मैंने बात करी, ऐसे ही एक लेडी थी, वो भी 15 दिन करीब एडमिट रही, उनको यूट्रस रिमूवल तक बता दिया था, लेकिन वह इसको पीने के बाद पूर्णतः स्वस्थ हैं, कोई ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कोई भी ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, अगर ऐसा समझे, ब्लीडिंग हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं जो है कुछ रप्चर हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है ना। ये जड़ पे काम करता है, जैसा अपना आयुर्वेद है वो जड़ पे ही काम करता है। तो जब दो ही कारण से आदमी बीमार पड़ता है, या तो जो है कोई बाहर की चीज अंदर गलत चली गई, या जो है हमारा बैलेंस बॉडी का बिगड़ा हुआ है, पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जिसके मारे हमारी इम्यूनिटी कम है और वो उससे लड़ नहीं पा रही है। अब अपनी सेना कमजोर होगी तो मतलब लड़ाई में हारेंगे ही ना। तो हमें अपना इम्यून सिस्टम जो बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ेगा? सारे हमको जो बाहर मिल रहे हैं, हम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, वो सब केमिकल ही हैं। उसका कुछ भाग तो ब्लड में जाता है, बाकी जो है वो इधर उधर ही जमा होता है, ऐसा समझे हम उसको। और ये चीज ऐसी है क्यों नैनो फॉर्म में है, तो ब्लड में तुरंत इसका असर आ जाता है। अभी हॉटकिंस लिम्फोमा का केस हुआ है कोटा में, तो वहां के अस्पताल वालों ने अभी लिम्फोमा और मेटास्टेटिक पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है सेकंड वाली उसकी रिपोर्ट में। पहली उसकी 4 जुलाई को थी, अभी 23 अगस्त वाली में। और अगर दूसरी जगह हुई होती तो वो यही बोलते कि वो रिपोर्ट गलत है, मतलब इतना फर्क आ गया है उसमें। तो मैं तो कहता हूँ कि जो वो ऐड आता था ना कि इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो इसका वही है कि पहले स्वयं यूज करें, आपको स्वयं फर्क दिखे कि इसका हमारी बॉडी पे क्या फर्क पड़ रहा है, किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, एनर्जी लेवल पे क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे इम्यूनिटी पे जो बार बार हमारे छींक खांसी आती है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। अपने आप ही बॉडी बताती है कि नहीं, बॉडी अब जो है हमारी हेल्दी होती जा रही है। योग के साथ में ये भी करेंगे तो चमत्कार हो जाएगा। सर वो अभी छोटी बच्ची है, करीब इसका 3-4 साल हो रहा होगा उसका एज, तो उसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है और जांच भी हुआ अभी, तो कलकत्ता से उसका इलाज चल रहा है। तो पता चला कि उसका जो यूरिन का जो थैली है, उसका जो परत है वो उसका टूटा हुआ है, वो ठीक नहीं है। तो सर मेरा यही जानना है कि क्या वो जो झिल्ली जो है उसका वो कैसे मरम्मत होने की संभावना है? देखिए, संभावना इस और मारे इसको है। हम किस तरह से इसका यूज कैसे करेंगे ताकि वो भी, क्योंकि सर जो भी पानी वो ऑब्जर्व करती है, वो पानी पीती है, तो उसका जो शरीर है वो मैक्सिमम पानी को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर लेती है। मतलब पेशाब खुल के नहीं होता, कहने का मतलब ये है ना? नहीं, जब भी आता है तो वो ब्लड के ही रूप में अक्सर आता है। नहीं, तो इसका सेवन चालू करें, उसके बॉडी के वजन के हिसाब से उतना ही ml 2 बार में करके दें उसको, है ना? तो असर दिखना चाहिए। ऐसा कोई पेशेंट का टेस्टिमोनियल तो नहीं है फिलहाल, लेकिन डेफिनेटली जो है उसमें फर्क पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। आदरणीय शरद वर्मा जी उपस्थित है सदन में, मैं चाहूंगा कि आप अपना सवाल करें, आपका हैंड हुआ था। शरद वर्मा जी। जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज जो मुख्य अतिथि आए हैं मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि मेरा भी
ऐसे ही कुछ विचार रखता हूँ। जैसे आपके विचार मेरे विचार काफी मिलते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, मैंने देखा है कि जो आदमी स्वदेशी अपनाने में बहुत दिक्कत जाती है, अगर विदेशी सुअर का गोमूत्र भी दे देंगे तो वो इजीली ले लेते हैं। अगर स्वदेशी है तो उसको लेने में बड़ी तकलीफ होती है, ऐसी मैंने देखा है। जो भी चीज स्वदेशी अगर है तो उसको अडाप्ट करने में बहुत मुसीबत है। अगर घर की है, घर का गोबर उठाने में बड़ी दिक्कत है। मंत्री लोग हैं वो पन्नी का दूध पिला रहे हैं लेकिन गाय का दूध नहीं पी रहे वो खुद। तो ऐसी बहुत सारी देशों में बहुत सारी समस्याएं हैं और मैंने आपकी बहुत जो विचार हैं बड़े, लेकिन हमें ये आपकी दवाएं कैसे उपलब्ध हो, किस तरीके से, इसका बहुत इजी तरीका होना चाहिए कि आदमी, सामान्य आदमी तक वो चीजें पहुंच पाए। मैं मुख्य अतिथि से ये पूछना चाह रहा था कि जैसे देसी गाय में आप कह रहे हैं कि भस्म होती, स्वर्ण भस्म होती हैं और ये चीजें, ये सारे जो तत्व होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों ने इन चीजों को ढूंढा होगा, इसलिए इसको महत्वपूर्ण, गाय को पूजनीय बताया है। और ये चीज आज यथार्थ हो रही है आप लोग, और महाराष्ट्र में उसमें गोबर से पेंट भी बनने लगा है। ऐसा अभी सुनने में आया है कि नितिन गडकरी जी ने कोई प्लांट डाला है जिसमें कि गोबर से पेंट बनने लगा, और इसमें मुख्य अतिथि भी आए हुए थे इसमें। तो सर, इसका आपका कोई बायोलॉज वगैरह अगर प्राप्त हो, कोई बायोलॉज वगैरह आपका हो, वो जो मिल जाए, जैसे किस बीमारियों में क्या काम करता है या खेती में कहाँ उपयोग हो सकती है, इस विषय में थोड़ा सा हमें विचार चाहिए था। देखिए, शेयर कर दूंगा। एक फेसबुक का हमारा पेज भी है, उसमें जो है हर एक टेस्टिमोनियल हम डाल देते हैं, लोगों के उसमें इंटरव्यू हैं, लोगों की टेस्ट रिपोर्ट है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो वो आप लोग सब देख सकते हैं, उसमें सब टेस्टिमोनियल्स हैं। उसके अलावा उपलब्धता की जहाँ तक बात है, तो हम इंटीरियर गाँव तक इसको पहुँचा रहे हैं। इस हमारे इंडियन पोस्ट से भी हमने टाई अप कर रखा है, क्योंकि किसानों को सबसे ज़्यादा आज की डेट में कैंसर हो रहा है, क्योंकि कीटनाशक तो सबसे पहले असर उनको हो रहा है, और किसानों को, उनको बचाना तो सबसे महत्वपूर्ण है। वो हमारी मतलब समाज की रीढ़ है कि नहीं? तो वहाँ तक कैसे पहुँचे, हम तो वहाँ तक भी पहुँचा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा केस अगर मैं बोलूँ कैंसर के, पंजाब और बिहार से आ रहे हैं मेरे पास, तो जितना डाटा अभी तक है मेरे पास, पंजाब एंड बिहार में मैक्सिमम कैंसर के केसेस आ रहे हैं। और बाकी जो है कोरियर से जहाँ तक जा सकता है कोरियर से पहुँचा देते हैं। तो हर जगह उसको मेरा नंबर मैं उपलब्ध करा दूँगा, तो मेरे को आप मैसेज करेंगे तो कहीं भी अपना, हम पूरे देश भर में इसको पहुँचवा रहे हैं, चाहे तो अपने द्वारा या वहाँ के जो निकट गौशाला हों, तो कहीं से भी वो आप तक उपलब्ध हो जाएगा। उसमें बिल्कुल भी परेशानी, बस 4-5 दिन का हो सकता समय लगे, बाकी पहुँच आप तक अवश्य जाएगा। जी मुख, जी ओम। आशीष जी, दीपक, एक प्रश्न था मेरा। जी, जी। जैसे ये इन अच्छी चीजों का प्रमोशन होना ही चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल पहले था, एक बार बात भी हुई है, तो जैसे जो लोग लेना चाहते हैं लेकिन ये थोड़ी सी जो चीजें हैं गाय से रिलेटेड वो महंगी भी होती हैं, अगर वो उस पर प्रॉपर मेहनत है तो एक ये मुझे लगता है, मतलब मैं व्यक्तिगत सोचता हूँ या वैसे भी सोचता हूँ कि अगर मुझे लेना भी है तो घी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को 400 रुपये मिल जाता है घी, और लेकिन और मेरे को 3000 रुपये भी मिलता है और 10,000 रुपये भी मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चक्कर है कि मैं 10,000 रुपये लूंगा तो फिर मैं बाकी घी तो खाऊंगा नहीं, और भी तो कुछ खाना है मुझे ना घी के अलावा। तो ये जो बीच का जो गैप है ना, जहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं ले सकूं लेकिन सोचता हूँ कि छोड़ो यार, अकेले घी से थोड़ी काम चलेगा, और भी तो चीजें हैं जीवन में। ये गैप को फिल करने का फाइनेंशियल मॉडल भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, ताकि मुझे अगर लेना है तो मैं बिल्कुल बिना सोचे समझे लूँ कि ये चीज अच्छी है, मुझे लेना है। मतलब वो वाला एक जो है ना श्लोक की, कर्जा लेके मर जा वाला जो है ना, कि जबर जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पवे। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे अच्छी चीज को प्रमोशनल के साथ साथ एक फाइनेंशियल मॉडल ऐसा हो कि जो एनकरेजिंग हो कंज्यूमर के लिए भी। बिल्कुल, ये एक बहुत मेरा सवाल था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण वो है सवाल भी, और मतलब आपका सजेशन भी। लेकिन
मैंने एक चीज सुनी, पढ़ी और अनुभव करी है, अंग्रेजी में है, मैं माफी चाहूंगा लेकिन मैं बोलता हूं उसको। इफ यू थिंक हेल्थ इज कॉस्टली, ट्राई इलनेस, ऐसा बोला जाता है। मतलब आपको यदि लगता है कि सेहत महंगी है तो एक बार बीमारी का खर्चा निकालिए, और अगर आप लाइफ टाइम निकालेंगे पूरी अपने जीवन में, तो ये कहीं बहुत ज्यादा सस्ती बैठेगी आपको। क्योंकि जब हम अस्पताल में भर्ती होते हैं तब हमें मालूम नहीं होता कि कितना पैसा ड्रेन हो जाता है। कैंसर किसी को होता है तो केवल उसको कैंसर नहीं होता, पूरे परिवार को कैंसर होता है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से कैंसर होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये महंगी क्यों और सस्ती क्यों, रेट देखिए उस हिसाब से। अगर ये सारी दूध भी देखिए, घी महंगा क्यों है अगर उसके मूल पे जाएं, क्योंकि गोबर गौमूत्र यूज नहीं हो रहा। अगर गोबर गौमूत्र यूज होने लग जाए तो किसान का दूध का कॉस्ट भी कम होगा। अभी क्या है, अगर एक गाय दूध दे रही है तो उसमें 4 गाय बगैर दूध देने वाली हैं। मैं जैसे आपको बताऊं, मेरे पास करीब 70 का गौवंश है, उसमें से मात्र 15 गाय जो हैं दूध वाली हैं। तो 2 उपाय हैं इसके सस्ता करने के। या तो जो है बाकी गायों को मैं सड़क पर छोड़ दूं, या जो है उनका खर्चा भी दूध वाली गायों से निकालूं, या जो है मैं सबका गोबर गौमूत्र भी यूज करूं और दूध को ऐसा बोनस पकड़ूं। और मेरा मानना है कि ये जो तीसरा विकल्प है ये बहुत कारगर है, और आपके सवालों का उत्तर भी है कि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते भी हो सकते हैं बनिस्बत अगर हम उसका गोबर गौमूत्र का सही उपयोग करें। अब रही बात गौमूत्र की, अब जैसे गोनाइल हम बनाएं, मैंने गोनाइल का एक उदाहरण, मैंने इसका इकोनॉमिक मॉडल भी बना के सरकार के पास भेजा है। एक गाय से केवल गोनाइल से आप 1600 रुपए कमा सकते हैं। अब 1600 रुपए अगर उसको गौमूत्र से आएंगे तो क्या वो गाय सड़क पर छोड़ेगा? क्या वो दूध का रेट उतना रखेगा? क्योंकि घी बनाने के, जैसे आपने घी का प्रश्न किया उसका उत्तर मैं दे दूं, घी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, और घी एक औषधि है ना, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर तक को क्रॉस करता है। घी जो है अपनी देसी गाय का, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे बॉडी से 0.2 डिग्री कम है। इस मारे जो है कहा गया है कि, आपने कर्ज की बात करी, उसमें भी लिंकेज है कि यदि घी जो है कर्ज लेके भी खाना पड़े तो बुराई नहीं है, ऐसा लिखा गया है। कारण उसका यही है कि हमको वो बचा के रखता है। अब घी में करीब 30 लीटर दूध लग जाता है यदि उसको सही तरीके से, पुराने वैदिक तरीके से बनाया जाए। और दूसरा तरीका क्या है, हमारा एफएसएसआई बोलता है गाय के दूध में फैट 3.2% तक सही है, लेकिन 4.5% तक भी फैट आता है जो पुरानी गाय हो जाती है। अब उसमें से आप 1.3% फैट क्रीम के तौर पे निकाल लीजिए, वो तो आपकी फ्री का हो गया। अब उससे आप घी बना लीजिए, तो आपको घी ऑलमोस्ट सस्ता पड़ गया, वो 400 रुपए के। अब चर्बी से बन रहा है वो, तो उसकी कॉस्ट आती है करीब 30 रुपए किलो, जो 400 रुपए मिलता है। जो पूजा वाला घी मिलता है उस पे एफएसएसआई भी नहीं है, वो जितनी गाय कटती हैं उनकी चर्बी से घी बनता है, जिसको हम पूजा वाला घी बोलते हैं। तो इस कंपटीशन के दौर में सही चीज बनाकर बेचना और सही चीज खरीदना दोनों ही चैलेंज है, और इसी मारे इस टाइप के सेशंस बहुत कारगर होते हैं जिसमें एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान हो पाता है। तो गौमूत्र की जो मैं बात कर रहा था, संजीवनी रस की जो बात कर रहा था, इसका जो है एमआरपी जो रखा गया है वो 250 रुपए है आधा लीटर की बोतल का। एंड अगर आप ये देखें कि आपने मान लीजिए 20-20 ml भी लिया है जी, तो महीने का आपका कितना खर्च आएगा। लेकिन उसमें आपकी, आप अपनी मेडिसिन का खर्चा देख लीजिए। आज की डेट में मैं कोई दवाई नहीं ले रहा, मेरे बच्चे कोई दवाई नहीं ले रहे, तो मेरा जो बचत हो रही है वो कहीं ज्यादा है जो इस पे मेरा खर्चा हो रहा है। तो टोटलिटी में देखेंगे यदि, तो आप लाभ में ही रहेंगे। नहीं, संजीवनी रस का तो खैर सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही कारगर है।
अब जैसे धन्यवाद। गोनाइल आप लाते ही हैं, फ्लोर क्लीनर लाते ही हैं, अब वो केमिकल हम लगाते हैं, हम सोचते हैं कोई फर्क नहीं, उस पे हमारे छोटे बच्चे भी चल रहे हैं और उस पे नंगे पैर भी चल रहे हैं, उस पे लोट भी रहे हैं और वो केमिकल अंदर जा रहा है। अब इसी गोनाइल को अगर मान लीजिए पोछा लगा लिया, तो उस पे सोने चांदी की परत आ गई, आप ये मान लीजिए, सारे मिनरल विटामिन की परत आ गई, ये मान लीजिए, और वो एल्कलाइन है और हमने टेस्ट कराया तो 99.9% बैक्टीरिया किलिंग उसकी वो मिली गौमूत्र से बनी हुई गोनाइल की। और जो हमारे शास्त्र कहते हैं नेगेटिविटी हटा देता है गौमूत्र छिड़को, ये एक बहुत मॉडर्न वे में एक अच्छा तरीका हो गया कि आप गौमूत्र से बनी गोनाइल जो है उसका पोछा लगा लीजिए, नेगेटिविटी भी दूर हुई, केमिकल लगाने से भी बचे और आपने गौशाला को भी सपोर्ट कर लिया। हाँ बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। दीपक जी कहाँ से हैं आप? अपना परिचय नहीं दिया आपने। अरे सॉरी, मैं गाजियाबाद में हूँ, क्रॉसिंग रिपब्लिक में। अच्छा अच्छा, मैं भी क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में ही हूँ, Very फिर good. कभी मिलेंगे हाँ। दीपक जी। नहीं, आशीष जी के यहाँ से हाँ, मतलब हम जानते हैं, दूध वगैरह भी हम मतलब मैं भी चाहता हूँ कि ये सब चीजें एटलीस्ट दो कैटेगरी हैं। एक वो जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं या जिनके पास प्रोविजन नहीं है या व्यस्त हैं, लेकिन वो कंज्यूम करना चाहते हैं ताकि वो एक नेटवर्क अच्छा स्ट्रांग बने। तो जी उसमें वो डिस्करेजिंग पॉइंट जो लगा मेरे को, वो ये लगा कि शायद इस पे कुछ ऐसा हो ताकि वो एनकरेजिंग हो। मतलब बात इसकी नहीं है कि सस्ती और खराब चीज खानी है, बात इसकी जो अच्छी चीज है वो रीच में रहे। संजीवनी रस का तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, संजीवनी रस तो उसका कॉस्ट उतनी हैवी नहीं, लेकिन जैसे घी का एग्जाम्पल दिया, घी लोग खाना चाहते हैं और खाते भी है और खाना भी चाहिए, तो उसकी कॉस्ट अफोर्डेबल हो। और अफोर्डेबल के अलावा ये भी मतलब नहीं कि उसमें कुछ गड़बड़ करके फिर अफोर्डेबल हो जाए, वो ऐसी अफोर्डेबल हो कि उसको कुछ ये मिले, रिवार्डिंग हेल्थ रिवार्ड तो है ही उसमें। जैसे कई बार आप बोले थे ना कि दान, तो उसको दान का नाम देना मुझे सही नहीं लगता। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हो कि रिटर्न दान नहीं दे रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, इट इज योर स्वार्थ, यू वांट टू बाय हेल्थ, आप हेल्थ बाय कर रहे हो, आप दान नहीं कर रहे हो। तो वहां कुछ एक एनकरेजिंग फाइनेंशियल मॉडल होना चाहिए। फाइनेंशियल मॉडल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी जगह भी चीजें जो हो रही हैं वो भी फाइनेंशियल मॉडल के साथ आपकी बिकती है। पिज्जा हट बिकता है, आपको पता है नहीं क्या खा रहे हो, तभी आप बोलते हो कि बढ़िया है, बाय वन गेट वन फ्री, वो आता ही है कि नहीं। तो अब गड़बड़ चीज में भी आप फंस जाते हो, तो अच्छी चीज में क्यों ना फंसो। जी जी जी, बिल्कुल ये मेरा पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे बीच में नए सदस्य पतंजलि किसान सेवा समिति विदिशा से जुड़े हैं आदरणीय महेंद्र योगी जी। मैं उनका स्वागत करता हूँ युवाहार परिवार में। आज हमने लिंक भेजी, उन्होंने तुरंत जुड़ गए वो, तो स्वागत है। और आप अपना सवाल अगर कोई हो, संवाद हो तो करना चाहते हैं आज के चीफ गेस्ट महोदय से, तो अनम्यूट कर लें और आदरणीय महेंद्र जी आप संवाद कर सकते हैं। दिख भी रहे हैं आप, बढ़िया तिलक आपका दिख रहा है माथे पे चमकता हुआ। और जी आप म्यूट हैं, अभी म्यूट हैं आप, अनम्यूट करिए उसको तो आपकी आवाज आएगी महेंद्र जी। जब आप म्यूट करेंगे तो अभी आवाज नहीं आ रही है। लाल के बगल में बीच में एक कैप्सूल बना है, उसको छुआ दीजिए अंगुली, तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। चलिए जब तक आप अनम्यूट हो गए, घर में पूछ लेना किसी से। मैं आदरणीय अशोक पटेल जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और आप संवाद करें चीफ गेस्ट महोदय से। जी मेरी आवाज आने लगी? जी जी जी, मैं महेंद्र आने सिंह। लगी। स्वागत है योगी जी। जी जी जी, मैं महेंद्र सिंह रघुवंशी गंजवासुदा जिला विदिशा से जुड़ा हूँ। और अभी आदरणीय हमारे राज्य प्रभारी जी ने मेरे लिए जिले का प्रभार देने का ऐसा निश्चय किया है, तो मुझे आज आपकी मीटिंग में जुड़ने से बहुत ही अच्छा लगा। यो आपके विचार हैं, वही विचारों को मैं अमल करता हूँ और योग भी करता हूँ। और मेरी नित्य क्रिया ये थोड़ी कठिन है, मतलब 3 बजे से उठकर नित्य कार्य करता हूँ मैं मेरी नित्य क्रिया का। तो जो पाइल्स के विषय में बोला, ये बहुत अच्छी है। पाइल्स में सर एक चीज और मैंने अपनी पतंजलि की एक पुस्तक में देखी थी जो आयुर्वेद से संबंधित थी। उसमें जो जिसे पाइल्स की गंभीर बीमारी है उसके लिए 4 चीजें बताई हैं और वे चीजें मैंने कई लोगों पे आजमाई है, ने बहुत काम किया है। जैसे अपना 10 ग्राम गुड़ जो विस्वार में काम आता है, जो पुराना होता है, और 10 ग्राम गिलोय,
10 ग्राम अपना जो धनिया और 10 ग्राम हर, इनको 500 ग्राम पानी में चुरोए अच्छे, इन्हें कुचला बना के, और इतना चुरोए, इतना इसको खदकाएं कि वो 100 ग्राम बचे, और वो पिलाएं पाइल्स वाले को या जिसके पेट साफ ना होता हो उसको। तो ये इसका प्रमाण तो खुद ही मतलब जो है, जो करेगा वो खुद समझ जाएगा, जीवन भर के विकार निकल जाएंगे अंदर के। इतना मुझे उसके विषय में जानकारी है, क्योंकि मैंने वो उससे पढ़ा तो था। पिलाने की मात्रा बताओ, कैसे पिलाना है? जी, उसको नहीं, पहले पिलाना कैसे है? सोते समय क्या है कि वो मल को खिसकाता है जो जमा हुआ है, तो उसको जैसे सोते समय अपन जब शाम को सोते हैं 10-11 बजे, 9-10 बजे, जब भी सोने का समय हो, उस समय उसको 100 ग्राम पानी को पी के और सो जाए, उसके काढ़े को, और 3-4 बजे तक वो पेट में खलबली मचा देगा। तो जितने भी अपने विकार है 2-3 बार फ्रेश होने जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पाइल्स भी ठीक हो गई, और जो हमारी जो मतलब पेट साफ नहीं होता है, बारों को भी ये दूर करता है। तो चलिए, और बहुत सुंदर, बहुत जी सुंदर आदरणीय योगी जी, आपने इसका समाधान बताया। आगे आगे आपको सुनेंगे, आगे आपको पूरा दिन देंगे। आज हमने सिर्फ आपका परिचय कराया है, आपने इसके साथ साथ और एक उपाय भी बता दिया है। हमारे बीच में अन्य साथीगण जुड़े हुए हैं, मैं उनका सम्मान करते हुए मैं उनका चाहूंगा कि उनका सम्मान हो, उनका और उनका मैं आमंत्रित करूं। आदरणीय करम कोरी जी झारखंड के राज्य प्रभारी हैं, पतंजलि किसान सेवा समिति के, परम पूज्य स्वामी जी के लाडले हैं। मैं चाहूंगा कि आप आए और आज हमारे चीफ गेस्ट महोदय और सदन में अपना संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय करम कोरी जी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड जी, सादर बहुत आमंत्रित हैं बहुत आप। धन्यवाद आदरणीय भाई मुनीलाल जी। आज के जो हमारे योग शिक्षिका बहन प्रियंका जी ने बहुत ही बारीकी से योग कक्षा का संचालन किए, भाई आशीष जी ने बहुत ही ज्ञानवर्धन बातें हम सबों को बताएं, और जितने भी प्रश्न आए सभी प्रश्नों का बखूबी उत्तर भी इनके द्वारा प्राप्त हुई, और निश्चित रूप से हमारे पूरे देश के किसानों को इनके अनुभव का लाभ प्राप्त होगा। आज हम सबों के लिए यह बहुत ही पवित्र का दिन है, रक्षाबंधन का। इस अवसर पर मैं इस सदन में जुड़े सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और आज का सामंजस्य भी इतना अच्छा रहा कि हमारी बहनें हम सबों को साथ में स्वस्थ रहने की, जो हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसा रक्षा सूत्र तो बांधती ही हैं, हम योग के माध्यम से स्वस्थ रहें ऐसा गुण भी सिखाती हैं। इसलिए आज अपने देश की समस्त बहनों को बहुत बहुत शुभकामना। पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद सबसे ज्यादा बहनों को प्राप्त हो, सभी भाइयों को प्राप्त हो। एक बार पुनः सबको धन्यवाद। ओम। धन्यवाद आदरणीय राज्य प्रभारी जी। आप हमेशा जब से ये बार कार्यक्रम चल रहा है तब से आप रोज जुड़ते हैं, जुड़े रहते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, सहयोग करते हैं, सहभागी बनते हैं। ऐसे हमारे सभी भाई बहनों को प्रसाद को नमन। अशोक पटेल जी तक अगर आवाज पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं और अपनी बात रखें। आदरणीय गजानन पवार साहब महाराष्ट्र से वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपका स्वागत। सदन को प्रणाम। अभी जो दवाई की जो बात चली थी, पर ये दवाई के साथ में व्यायाम भी जरूरी है। मैंने ऐसा पूजनीय रामदेव बाबा की किताब है इसके प्राणायाम के ऊपर, तो जब अपन कपालभाति करते हैं तो एक स्ट्रोक में उन्होंने ऐसा बताया था कि भी जो अपने यहाँ पे काउंट होता है विषाणुओं का, कैंसर के विषाणु या फिर शुगर के विषाणु, तो ये एक स्ट्रोक में मतलब एक काउंट उनका कम हो जाता है। तो ये उन्होंने बताया था कि भाई ये हॉपकिंस की जो कैंसर की यूनिवर्सिटी है
वहां पे भी उन्होंने ये आधा घंटा मतलब मरीजों से करा के वो ट्रायल दिया हुआ है। तो ये दवाई तो अपन ने लेना ही चाहिए, लेकिन अभी मैं जो आपको मुन्नीलाल जी वो 8 के आंकड़े में चलने का वीडियो डाला था, जो अपने ऋषि मुनि की परंपरा के अंतर्गत, तो वो 8 मिनट चलना इतना कारगर होता कि 8 मिनट के बाद में ही रिजल्ट आ जाता। तो फिर होता कैसा, ये दोनों का मिलाप होना चाहिए, दवा और दुआ। तो अपन जो व्यायाम करती है ये दुआ है और दवा भाई साहब के पास में। ये 8 मिनट का जो हमने चलने का देखा था आपका, जो आपका चलने का देखा था मानी जी, वो काय के लिए उसमें जो 8 की आकार में चलना, 8 मिनट चलने का आपने वीडियो डाला था। हाँ हाँ, वो उसमें लाभ क्या क्या मिलेंगे उसके चलने से? टोटल थायराइड में इसमें कैसा अपन बने अनुरेणु से, और अनुरेणु की गति वही है, मतलब वो 8 के आकार में उनका मतलब चलना फिरना, जैसा उनका मूवमेंट बोलेंगे अपन, अनुरेणु का मूवमेंट वो इंग्रजी 8 के इसमें होता है। तो अपना 8 मिनट में शरीर मतलब चार्ज हो जाता है। तो कोई भी बीमारी, अभी मेरे पैर में एक एक्सीडेंट के वजह से दूसरे के मोटरसाइकिल का ये लगा था, मतलब साइड गार्ड, तो कल मेरे को उसका गड्ढा दिखा और मेरे को ऐसा महसूस हुआ, तो उसको मैंने थोड़ा सहलाया, तो वहां से कोई क्लाट वाट होगा तो वो ऐसे पैरों के इसमें जाके, मतलब मैं ऐसा महसूस करने लगा कि वो क्लाट पतला हो गया भाई। और वो गड्ढा आज मैं सवेरे हाथ लगा रहा, अभी बैठा हूँ चेयर पे, तो वो गड्ढा नहीं दिख रहा। चलिए, आपने 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 8 का महत्व बताया और हम आपको 8 के महत्व पे एक दिन आमंत्रित करेंगे। आज चीफ गेस्ट महोदय का अमूल्य समय है, मैं उनको सुनने के लोग इच्छुक हैं। जो संजीवनी रस है वो कैसे उपलब्ध होगा, आपका डाक पता या खाता नंबर जिसमें हम राशि डालेंगे और वो संजीवनी रस हम सबको उपलब्ध हो जाए, या हमारे पास 100 गाय की गौशाला है, उस गौशाला को सक्षम बनाने के लिए कैसे हम जो है गोनाइल और संजीवनी रस क्या बना सकते हैं। तो हमारे गाय की समस्या जो सड़क पे गाय है उसको हम कैसे हेलो, गाय को सक्षम बनाने के लिए 60% गोबर, 20% मिट्टी और आपका, मैं महोदय सुनिए मालिक गजानन जी, मैं आज के चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय आशीष जी, उनको हम सुनेंगे, इसके बाद आपसे हम मार्गदर्शन लेंगे। दोनों विषय अलग अलग हो जाते हैं फिर एक विषय का, वो आज का विषय है आशीष जी का, हाँ संजीवनी पे आज सुन लेते हैं, कल फिर आपको सुनेंगे। तो आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से निवेदन है कि क्या ये संजीवनी रस सभी गौशालाओं पे बनाया जा सकता है या नहीं, या जो गोनाइल भी बनाने का कितना खर्च आएगा। तो ये हमारी गौशालाएं जो अपने ऊपर निर्भर हो जाएंगी, स्वयं के ऊपर, तो गाय जो सड़क पे है वो गौशाला में पहुंच जाएगी, क्योंकि गौशाला संचालक को एक आमदनी बढ़ जाएगी ऐसा। और मुझे लगता है कि आपके मार्गदर्शन से ऐसा संभव है भी, बिल्कुल संभव है। आज का ये उद्धार कार्यक्रम का जो आपका मार्गदर्शन है, इसकी वजह से अगर गाय हमारी सुरक्षित होती है तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा। आप इसमें हमें मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। ये मेरा सपना भी है और इसको मैं मानता हूँ कि ये साकार भी होगा, कि सड़क पर गाय ना दिखे, अनाश्रित ना दिखे, और जो भी गौशाला में गाय रख रहा है उसको अच्छी आमदनी भी हो। दोनों चीज है, जिससे कि वो जो युवा हैं वो 100% इसमें अपना जॉब ना ढूंढ के इससे ज्यादा इसमें कमाई कर पाएंगे घर पे रहते हुए। ये मैं मानता भी हूँ और ये मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ। इसके दो पहलू हैं, एक है बनाना और उसका प्रशिक्षण, दूसरा है इसका बाजार। और यदि जो है इसका मेल सही हो जाए तो गौ माता को बचाने के लिए हमें और कुछ करना ही नहीं है। अभी होता क्या है कि हम प्रशिक्षण देते भी हैं, हम बताते भी हैं, लोग बनाते भी हैं, लेकिन जब वो बिक नहीं पाता तो वो फिर हताहत होके छोड़ देते हैं। ऐसा हमारा अनुभव रहा है। तो पहले इसका मार्केट अगर हम अच्छे से डेवलप करते हैं तो गौशाला से भी अच्छा क्या है, मेरा मानना, गांव में हर घर में एक एक गाय आ जाए। और हम अभी ये कार्यान्वित करने के उसमें लक्ष्य के पास भी हैं कि हम 10 लोगों को एक गांव में
सड़क की गाय बंधवाएंगे। उसके पश्चात हम उनका गोबर गौमूत्र उनसे खरीदेंगे, जिससे कि उसकी डेली की आय बहुत अच्छी होगी, क्योंकि दूध तो मात्र 5-6 महीने की आय है, ये उसको आखिरी सांस तक साल भर की आय है। और जैसे केवल गोनाइल और ये नहीं, छोटे छोटे चीजें, चाहे दिए हैं चाहे धूप स्टिक हैं, जो गांव की महिलाओं को भी प्रशिक्षण देके हम वहां बनवा सकते हैं। तो ये पूरा मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार है कि इसको कैसे करना है। केवल और केवल इसमें एक ही वो है कि जिसमें अगर आप में से कुछ साथी सहयोग दें इसका मार्केटिंग डेवलप करने में, तो ये एक ऐसा मॉडल तैयार होगा जो कि बाकी हर जगह फिर देश में इसका प्रचार किया जा सकता है। ट्रेनिंग देने में कोई बड़ी बात नहीं है, हाथ पकड़ के बनवाने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, जहां आना है ऑनलाइन है, वैसे जाके हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सब फ्री ट्रेनिंग है ना जी। केवल और केवल इसमें है कि उन वो बनाएं तो उनका माल बिके। ये वाला लिंक हमारा थोड़ा सा अभी वीक है, जो हमने देखा है। उसको हमने जिस दिन स्ट्रांग कर लिया, बाकी चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। सड़क पे गाय अपने आप घर पहुंच जाएंगी सड़क से। जब उसको 1600 रुपए एक गाय से अगर मिलने लगेंगे और उसका खर्चा मान लीजिए 200 रुपए 100 रुपए जो भी आ रहा है, तो सोचिए गाय सड़क पे क्यों दिखेगी। और हमारा गोनाइल फ्लोर क्लीनर इतना ज्यादा उपयोग में होता है, संजीवनी इस बारे में बोलता हूं क्योंकि ये सेहत से जुड़ा है। और इसमें आपको मैं एक चीज और बता दूं, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यूरोकाइनेस। यूरोकाइनेस वो चीज है जो एंटी क्लॉट है, और उसका इंजेक्शन लगाया जाता है जब आपको हार्ट अटैक पड़ता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है। और अब आप थोड़ा लड़ियों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। चाइना ने पब्लिक, ये ह्यूमन यूरिन में भी होता है, तो पब्लिक यूरिनल से वो यूरिन इकट्ठा करता है, उससे यूरोकाइनेस एक्सट्रैक्ट करता है, यूरोकाइनेस के इंजेक्शन बनाता है, और इस प्रोसेस को भी उसने पेटेंट कर रखा है। और उसने इसकी स्टडी कर रखी है कि 2028 तक यूरोकाइनेस का मार्केट कितना बढ़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, लिंक में आपको जोड़ने के लिए मैं आपके लिए फूड फॉर थॉट छोड़ रहा हूं, इसके बाद भी आप सोचिएगा, इसको लिंक को जोड़िएगा। कोरोना के बाद में हार्ट अटैक के केसेस कितने बढ़ गए हैं। तीसरा, पिछले साल लंपी स्किन डिसीज आई देसी गायों को। अब ये अचंभित करने वाली बात है कि देसी गायों को ही क्यों आई, ना एचएफ जर्सी को हुई ना भैंसों को ही लंपी स्किन डिसीज। शायद उसको ये पता है कि इसके गौमूत्र से यूरोकाइनेस का मार्केट इंपैक्ट हो रहा है। शायद उसको ये पता है लोग यहाँ पे गौमूत्र पी लेंगे तो उसके यूरोकाइनेस के इंजेक्शन कौन लगवाएगा। और अच्छी बात आपको बताऊं, जब लंपी स्किन डिसीज हुई हमने गौ माता को भी यही पिलाया, और मात्र कुछ घंटों में उनके लम्स सारे दब गए। फिर हमने कोटा में, राजस्थान में, पथमेड़ा में, हर जगह लिखा। कोटा के गौशाला वालों ने स्पीकर साहब को भी लिख के दिया लिखित तौर पे कि ये इसका बहुत ही सरल और सस्ता इलाज है, क्योंकि लंपी का कोई इलाज नहीं आया था और गाय लाखों में खत्म हुई है पिछले साल, तो उसका इलाज भी इसी में मिला। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप लिंक जोड़िएगा कोरोना का, हार्ट अटैक का, यूरोकाइनेस का, लंपी स्किन डिसीज का, तो आपको अपने आप उत्तर मिल जाएंगे कि देसी गाय को खत्म करना क्यों बहुतों के लिए जरूरी है। ना तो प्राकृतिक खेती होगी, ना बीमारी खत्म होगी, और ये मार्केट जो है ये दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेगा, जो फार्मा वाला मार्केट है। तो उनके उसमें है कि देसी गाय खत्म हो, और हमको ये प्रूव करना है कि देसी गाय बेचने से ज्यादा देसी गाय रखना लाभदायक है मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें ज्यादा उसको पैसे कमा सकता है किसान। बेच तभी रहा है कि उसको मात्र मुझे पता नहीं कितने पैसे मिलते होंगे एक गाय बेचने में, जो कि वो आसानी से कमा सकता है अगर वो गाय को रखे। तो यही चीज हमें समझानी है और प्रूव करके दिखानी है कि भाई तुम ये गाय रखते हो, तुम्हारा 10 लीटर गौमूत्र होता है, मैं ये तुम्हारा गौमूत्र यहाँ लेता हूँ। जैसे दूध कलेक्शन सेंटर लगे हैं, ऐसे मूत्र कलेक्शन सेंटर गांव में हो जाए, ये मेरा सपना है।
बहुत सुंदर। आपका जो सपना है वो ईश्वर पूरा करें। और ये जो आपने समस्या बताई है मार्केट की, मार्केट ये योगाहार कार्यक्रम आपको देगा। मार्केट की समस्या ये समझ लीजिए कि इसका समाधान होगा। आप आगे बढ़िए। और मैं चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आज आपका संवाद पूरा नहीं हुआ है। समय लगभग 8:21 हो गए हैं। 4 हमारे साथीगण अभी सवाल करेंगे आपसे और 8:30 बजे योगाहार कार्यक्रम समापन करेंगे। कल फिर मैं निवेदन करूंगा बने सिंह जी से कि आपसे निवेदन करें और आप एक एक विषय पे संवाद करेंगे और इसको प्रशिक्षण हम बिल्कुल फाइनल करेंगे कि कहाँ हम प्रशिक्षण रखेंगे, कैसे होगा, और इसको हम धरातल पे लाएंगे, एक्शन में लाएंगे। और एक्शन में एक एक चीज लाना, क्योंकि गाय को बचा, विदेशियों का ये सपना है कि गाय खत्म हो, चाहे वो कटने को कत्लखाने भेज रहे हैं, उसकी जगह कुछ और भी मांस खा सकते हैं, लेकिन देसी गाय को ही भर कर ट्रकों में ले जा रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा लंबा रीजन है जो आपने बताया है। ऐसे कई रीजन है जो देसी गाय को खत्म कर रहे हैं। और उन देसी गाय को अगर अपन नहीं बचा पाएंगे, आज हम आप नहीं बचा पाएंगे, तो आने वाली जनरेशन को कोई पता ही नहीं देसी गाय के महत्व के बारे में। और वो पन्नी का दूध, जैसा शरद जी बता रहे हैं, वो ले रहे हैं और मर रहे हैं। और हार्ट अटैक, ये कोरोना काल के बाद हार्ट अटैक क्यों हो, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। आज समय कम है, कल इस पर निश्चित चर्चा करेंगे। आदरणीय नीलकंठ सावले जी, मैं चूंकि सम्मान करना चाहता हूं, जो हैंड रीच करते हैं उनको अपन आमंत्रित कर लें। आदरणीय नीलकंठ जी, आप अपनी बात रखें परिचय के साथ। ओम प्रणाम, सभी सदन को प्रणाम। मैं नीलकंठ सावले महाराष्ट्र से हूँ। अभी आज के मुख्य अतिथि जी ने जो बात रखी है लंपी के बारे में, जी आवाज आ रही? अशोक पटेल जी जी ओम प्रणाम। ओम, आज के मुख्य अतिथि जी आदरणीय बने सिंह जी। ओम, आज के मुख्य प्रभारी महोदय जी, हमारे नीलकंठ सावले जी का सेशन चल रहा है अभी प्रश्न। हाँ, आज मैं महाराष्ट्र से हूँ, नीलकंठ सावले। लंपी की जो दूसरी लहर हमारे महाराष्ट्र में आई है, तो इसके लिए आपने अभी जो लंपी का दवाई बताई वो बताने का कष्ट करें। और ये संजीवनी रस हमें महाराष्ट्र में कैसे उपलब्ध हो, इसमें अपने चैट बॉक्स में उसका जो अभी मुन्नीलाल भाई जी ने बताया कि कैसे मनी ऑर्डर करे या कैसे उनके पैसे भिजवाएं, तो ये भी चैट बॉक्स में लिख के हम हमारा एड्रेस ये कर सकते हैं। और आज के इस रक्षाबंधन को हमारे सभी योगाहार के बहनों को और देश के सभी बहनों को हम रक्षाबंधन की बधाई देते हैं। ओम प्रणाम। तो इसमें हमने तो संजीवनी रस ही पिलाया था, मतलब 200 ml 1 लीटर पानी में मिला के 2 बार अपनी जो भी देसी गौ माताओं को लंपी हुआ था। और यदि ये उपलब्ध ना हो तो एक स्वस्थ गाय का गौमूत्र, ताजा गौमूत्र ले लें, उसमें जो है गुड़ और सेंधा नमक मिला के उचित मात्रा में, वे भी सीधे आप पिला सकते हैं। क्योंकि वो ना मिले तो उससे अच्छा है कि तुरंत जो है होते ही आप पिला देंगे तो बहुत जल्दी असर दिखाएगा वो। क्योंकि गौमूत्र जो है एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, तीनों चीज हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन पे बहुत, और ये तो वायरल है लंपी जो है, तो वायरस की वैसे भी कोई विशेष दवाई नहीं होती है, लेकिन ये उस पे भी अच्छा कार्य इसने किया है। और आदरणीय सुमित वर्मा जी। हाँ जी, हाँ, मेरा प्रश्न प्रशिक्षण से मैं आदरणीय सुमित वर्मा जी के बारे में बताना चाहता हूँ। सुमित जी प्लीज। मैं आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय आपको सुमित वर्मा जी के बारे में बताना चाहता हूँ। आप छत्तीसगढ़ से हैं, परंतु आपने जमीन खरीद कर जंगल में मिट्टी का घर बना करके और रहने का विचार बनाया है। आप चूंकि वैसे इंजीनियर हैं, और वहीं से एक गांव में जंगल में जा करके और कि हम मिट्टी और गोबर का घर बनाएंगे, वहीं गाय पालेंगे और वहीं अपने प्राकृतिक जैविक खेती करेंगे और वहां हम रहेंगे। ये उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर से आकर के एक जंगल में बसे हैं। मैं सुमित जी के ऐसे पुरुषार्थ को प्रणाम करते हुए विचारधारा को और आमंत्रित करता हूँ कि आप आज संवाद करें। जी प्रणाम भैया, धन्यवाद। मेरा प्रश्न प्रशिक्षण से संबंधित था। जो आपने बोला कि फिर से संवाद करेंगे और उसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, तो मेरा प्रश्न हो गया था।
मैं भी सीखना ही चाहता था कि कैसे हम सीख सकते हैं। आपका विस्तृत कुछ कार्यक्रम हो, कहीं फेसबुक लिंक तो। देखिए, ये जहाँ तक बात संजीवनी रस की है, क्योंकि ये एक पेटेंटेड फॉर्मूला है डॉक्टर राकेश चंद अग्रवाल जी का, तो वो समय-समय पर कोटा में ट्रेनिंग देते रहते हैं निःशुल्क, जिसमें वह पूरा इसके बारे में बताते हैं, कैसे बनाना है, कैसे करना है। और अभी उन्होंने बल्कि ये बोला है कि जो भी प्रशिक्षण लेना चाहें, क्योंकि उनका अनुभव ये रहा, जैसे मैंने बताया, प्रशिक्षण लिया, 150 लीटर बनाया, नहीं बिका तो बनाना बंद कर दिया। तो उन्होंने प्रोसेस थोड़ा-सा चेंज ये करा है कि जो भी बनाना चाहें, पहले अपना जो है कम से कम 100-200 लीटर महीने का एक मार्केट डेवलप करें, जिससे कि जब वो बनाना शुरू करें तो हताहत ना हो। क्योंकि क्या होता है, सही समय पे सही चीज़ मिले तो उसका उपयोग होता है। अब भूख नहीं है, खाना रखा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले जो है फाउंडेशन बनाएँ, इमारत तब खड़ी करें, फाउंडेशन ऐसे बनाएँ कि उसका मार्केट एटलीस्ट 200 लीटर का मार्केट डेवलप करें। उसके लिए जो लोग बना रहे हैं पहले उनसे आप लें, तो उसमें आपका सिंगल पॉइंट फ़ोकस रहेगा मार्केट डेवलप कराने का। जिस दिन आपका 200 लीटर करीब का मार्केट बन जाए, उस दिन आप स्वयं बनाना शुरू करें और उसको अपना बेचना शुरू करें। इस तरह से हमारी बहुत सारी ब्रांचेस 1 साल के अंदर इकट्ठी खड़ी हो जाएँगी। जी, धन्यवाद। संजीवनी रस के अतिरिक्त जो गौशाला से और भी उत्पाद हैं जो आपसे सीख सकते हैं, उससे संबंधित था मेरा भी प्रश्न कि बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए जी, हम ऑनलाइन भी रख सकते हैं, है ना? कोई प्रशिक्षण जी, किसी समय पे, सवेरे नहीं तो किसी समय दोपहर में या कैसे भी थोड़ा 1-2 घंटे का एक-एक प्रोडक्ट के बारे में, जैसे धूप बत्ती बनाना है। अभी जो है मैं जस्ट आपसे शेयर करूँ, अभी रुद्र पूजा चल रही थी तो मैं ध्यान आया, मैं सारे फूल इकट्ठे करके ले आया। अब वो फूल सुखा के गुलाब के मैंने पाउडर कर लिया। अब उसको जो है प्राकृतिक रूप से जो है इसी गोबर की धूप बत्ती में मिला देंगे। तो फूल भी व्यर्थ नहीं गए और उसके पाउडर से नेचुरल सुगंध की। अब जब कोरोना साँस के द्वारा जा सकता है, तो अच्छी चीज़ भी साँस के द्वारा जा ही सकती है ना। तो अब वो गाय के गोबर में पूजा के फूलों का पाउडर मिला के उसको बनाएँगे और उसमें खर्चा भी नहीं हुआ। वो फूल नाली में जाते, वो जो है आपके आप मंदिरों से इकट्ठा कर लीजिए, है ना? ये बहुत-बहुत साधुवाद। आज लगभग समय आ गया है और मैं चाहूँगा कि आगे कल प्रशिक्षण के लिए जो आप सुमित जी ने कहा है और हमने भी आपसे निवेदन किया है कि हमें इसका प्रशिक्षण लेना है और 200 लीटर आपने संजीवनी रस की बात कही है कि इसका जो है मार्केट तैयार कर लें, फिर इसके बाद हम जो है उसकी इकाई निर्माण करने का व्यवस्था करेंगे। और बने सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और आज आपके हमारे चीफ गेस्ट महोदय और आज के हमारे योग शिक्षिका बहन का आभार ज्ञापित करें। और कल के लिए मैं जी शरद वर्मा जी का कोई सवाल है या किसी का कोई विशेष सवाल है तो 1 आध मिनट में करने का कष्ट करें और इसके बाद हम आज इस समापन की ओर चलेंगे। 160 कैसे बने महोदय जी, कल्पना कोडले जी ने संवाद लिखा है कि 160 रुपए 1600 प्रभारी रुपए महोदय जी मैं एक माह में गाय देती है, एक साल में या कैसे देती है? प्रभारी महोदय जी मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा अपने जी मुख्य अतिथि से। मुख्य अतिथि जी से मेरा निवेदन है कि मैं बने सिंह आर्य मध्य प्रदेश के जिला आगर जी मालवा से हूँ। पहले भी अपने मीटिंग हुआ था, उसमें भी मैं ऑनलाइन आपके सदन में जुड़ा था, उसी के माध्यम से आपका नंबर मेरे पास आया और मैंने संजीवनी रस मंगाने का प्रयास मेरे क्षेत्र में कर रहा हूँ। परंतु मेरा ये निवेदन है कि 1600 रुपये जो गाय की जो आपने बात करी, वो 1 महीने की आमदनी है या 1 दिन की है या कैसे, उनके बारे में प्रकाश डालिए थोड़ा सा। हाँ, ये प्रतिदिन का बता रहा हूँ मैं। 1600 रुपये या प्रतिदिन। जी, जी, जी। अगर उसका हम केवल गौनाई, क्योंकि 10 लीटर करीब गौमूत्र देती है ना? और उसमें जी गौमूत्र बहुत कम लगता है। और जो हम बना रहे हैं उसको गौमूत्र का अर्क बना के गोनाइल नहीं बना रहे हैं। ताज़ा गौमूत्र में ही नीम, धतूरा और वो सब उसको उबाल के, और उसका मैंने लैब में भी टेस्ट करा लिया है। तो मैंने जैसे बताया 99.9% उसमें बैक्टीरिया किलिंग वो निकली है ना? तो वो बहुत अच्छा उसका इकोनॉमिक मॉडल पूरा बनाया है। तो ये बहुत ही मतलब इसमें कुछ मतलब कोई ज़्यादा लागत भी नहीं है कि आप बना सकते हैं आसानी से। मैंने जैसे वही कहा कि एक कुछ लोग मार्केटिंग पे जोर ले लें, अगर हम टीम बना लें, है ना? कि कुछ लोग मार्केटिंग का, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये हम 2 पैर हो जाएँगे। अभी एक-एक पैर पे चल रहे हैं। तो हम ज़्यादा दूर नहीं चल जी पा रहे बिल्कुल। हैं, है जी ना? जी। दोनों पैर हो जाएँगे तो फिर देखिए दौड़ेंगे भी।
मेरे गांव में क्या है कि 500 करीबन मेरे गांव में क्या है कि 500 करीबन हमारे किसानों के घर में देसी गोवंश हैं अभी भी। बहुत बढ़िया। एक किसान के पास 70 गोवंश है, एक किसान के पास 50 गोवंश है। वो 2 किसान तो उन्होंने बोल दिया कि हम जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम गौ माता की शरण में इसकी सेवा करेंगे बस। बहुत चाहे बढ़िया। हमारी ये घाटे में चले या मुनाफे में चले या कुछ भी चले, तो हम इसकी सेवा करेंगे। नहीं, तो इससे ऐसे तो किसानों को धूप बनवाएं, इनसे जो है गोकास्ट बनवाएं। और गोकास्ट का बहुत आसान, सरकार भी दे रही है, उसमें अनुदान भी दे रही है, जहां तक मेरे को पता है, कुछ में फ्री में भी दे रही है, तो वो पता किया जा सकता है। तो वो जैसे बनाएं तो उसमें बहुत कई लाभ हैं। एक तो क्रिमेशन में 2 पेड़ बच जाएंगे और उसकी ऐश से पूरी नदियां साफ हो जाएंगी, तो वो बहुत आसानी से बन सकता है। इस पे बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। जी जी, समय का बाद में अपन कॉलिंग जी पर बात करेंगे। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। जी जी जी। चर्चा का सार यही है महोदय जी कि सबसे पहली चीज इन चीजों की मार्केटिंग होना चाहिए। चीज तो सब बना लेते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि चीज तो कोई भी बन जाती है, लेकिन उसका मार्केट होना चाहिए। आदमी जोश में आके कोई भी चीज कर लेता है, बना लेता है, सब कर ले, लेकिन उसका बिकना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और रही बात इस सरकार को, मेरे को ये समझ में नहीं आई कि गौ माता इतनी महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ तो महोदय जी से मेरा निवेदन है, कोई ऐसी आपके उधर कोई देसी गाय की अगर जरूरत हो तो हमारे यहाँ हजारों की संख्या में घूम रही रोड पे, हजारों की संख्या में हमारे इधर, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। हमारे इधर तो गौशाला भी ऐसी पड़ी हुई है, मतलब आधी अधूरी बनी हुई है। वो कमलनाथ की सरकार में अब गौशाला बनी थी, बाकी तो यहाँ अनाथ हो रही है। उसके बाद तो गौशाला हम सिर्फ भाषणबाजी होती गाय माता के ऊपर। अब ये देखिए, पूरी हाँ 1 लीटर में 50 रुपए का तो गौमूत्र में सोना ही है, और 10 लीटर गौमूत्र देती ही देती है गाय, तो 500 रुपए का सोना तो देती ही देती है। ये हमारी अज्ञानता है कि हमको पता नहीं है और कुछ नहीं है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा, उस दिन पकड़ पकड़ के लोग गाय बांधेंगे। और इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी सदन का कि ये मौका दिया, इस पे इतनी विस्तार से बात हो पाई। तो ये तो हमारी केवल और केवल, अभी तक हमें भी नहीं पता था, तो हमारे लिए भी केवल यही था कि भाई ठीक है, पूजा करनी है, दान देना है, लेकिन इतना कुछ उसमें छुपा है कि हमारे लिए जान पाना भी मुश्किल है। महोदय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि हम अगर 100 गोवंश यहाँ रखें गौशाला में, देसी गाय, तो क्या वो उसमें कोई ऐसा आपके पास है कि वो आत्मनिर्भर बन सकती है कोई बिल्कुल ऐसा, मतलब आप मतलब ये चीज बनाना, लेकिन ये पूरा आत्मनिर्भर का फार्मूला कोई ऐसा है व्यवस्थित? बिल्कुल, प्रोडक्ट का सब कुछ है। मैंने जैसे कहा, केवल और केवल, जैसे आप भी दोहरा रहे हैं, इसका हमने मार्केट जब डेवलप कर लिया, हम 2 पैर पर हो जाएंगे, फिर हमको दौड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अभी हम अलग अलग उसमें विभाजित हैं। बनाने मार्केट वाला की तो बेचारा, लफड़ा है। हाँ हाँ, वही तो, इसी मारे तो उस पर चर्चा करनी आवश्यकता है। तो मैं तो बल्कि यही अनुरोध करूंगा कि प्रशिक्षण से ज्यादा, प्रशिक्षण तो कभी भी अरेंज किया जा सकता है, हम इस बात पे चर्चा करें कि कौन लोग हैं जो मार्केटिंग के हमारे उसको इस पे वो ला सकते हैं, कैसे हम इसको समाज तक पहुंचा सकते हैं, क्या उस पे चर्चा करें, तो मुझे लगता है इसका हल हमको अवश्य मिलेगा। मुझे तो प्रशिक्षण ऐसा और लगता है कि सरकार का भी इसमें षड्यंत्र 2-3-4 साल में ये गोवंश ही खत्म कर देगी। हमारे इधर तो चल रहा है षड्यंत्र बहुत भयंकर बुरी तरीके से, क्योंकि ये चुपचाप जो सांड है उनको बदिया कर षड्यंत्र नहीं है अशोक भैया, षड्यंत्र है बहुत बड़ा। इतने गौशाला अशोक इतनी भैया षड्यंत्र नहीं, हम सबकी लापरवाही है। अरे नहीं सर, अशोक भाई, सरकार चाहे तो क्या, भाई साहब सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, पानी में आग लगा देखिए, दे सरकार चाहे। मेरा इसमें ये रहेगा। जी जी जी, अगर हम खुद स्वयं जागरूक होकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को भी हमारे आगे झुकना पड़ेगा, लेकिन हमें दृढ़ संकल्पित होकर इस कार्य को आगे बढ़ाना। वो कल किशन जी ने कहा ना, वो किशन जी वाला अगर फार्मूला लागू हो जाए, वो बने सिंह जी, कल वो किशन जी से आपने चर्चा करवाई थी, अगर वो फार्मूला लागू हो जाए तो ही कुछ हो सकता है, बाकी तो यहाँ तो लफड़ा चल रहा है बहुत ज्यादा। अशोक जी वो लागू हो चुका है, बस उसकी संख्या बढ़ाना है। बातें करते हो, उनकी संख्या बढ़ाना है, वो तो लागू हो चुका है। और
कल और हमारे आज के जो आशीष जी है आदरणीय उनको आशीष हमको जी कहेगा। अपनी पकड़ में आ गए हैं। आदरणीय आशीष जी, अब छोड़ने वाले नहीं हैं हम आपको। जब तक जो है गाय माता को अब जो है सड़क से गौशाला और किसान के यहाँ ना पहुंचा दे, तब तक अब छोड़ने वाले नहीं है। युगहर कार्यक्रम में अब एक्शन लेंगे हम, एक एक व्यक्ति एक्शन लेगा। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आप अपनी बात रखिए।